अ, अच्छा, अब एक रह गए केवल नागेश झा जी, उनको देख लें और हम लोग अपना चंद्रेश्वर खान नहीं आए, नागेश झा जी को देख लें। बाशु जी, शैकात बाशु जी, वेलकम। थैंक यू, नमस्ते। वेलकम वेलकम। शैकात बाशु जी एक अमेरिका के कनाडा के एक फर्म में रिसर्च डायरेक्टर हैं और बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा हम लोगों के प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई प्रोग्राम दिए हैं, आज श्रीवास्तव जी के प्रोग्राम में भी आए, बड़ा अच्छा लगा। एक ये हैं, उनको देख लें और हम लोग प्रोग्राम शुरू भी कर सकते हैं। एक आदमी का और इंतजार है और भी बहुत सारे लोग आएंगे। यक्षिणा के डायरेक्टर जनरल बोले थे, मैं उनसे बात कर लूं, 1 मिनट। अच्छा, चंद्रेश्वर खान जी नहीं है। चंद्रेश्वर खान अमिताभ जी, प्रोग्राम शुरू कर दीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं और हम जोशी जी आप सुन रहे हैं क्या? आपके यहाँ लाइन हाँ अमिताभ जी, कुछ कनेक्शन है, थोड़ी आवाज तो आ रही है हल्की हल्की। आ रही है ना, तो आप ही कार्यक्रम का शुरुआत करवा दीजिए। आज तो चंद्रेश्वर खान साहब नहीं आए हैं अभी और नागेश झा भी नहीं आए, उनको ट्राई किया हमने। और हाँ, आप शुरू कर दीजिए एक गुरु वंदना करके। अच्छा, मैं वैसे ही बोलता हूँ, आई नो मिस्टर शैलेन, डॉक्टर शैलेन कुमार जी very much, and he is a very versatile, talented person, and always supports the positive people and conducts many programs of Government of India. And today's lecture on the need of water is important from a person who had devoted his life for the sake of water, from the point of view of sanitation of water, and he has conducted numbers of programs
on this very subject, and also conducted training and analysis for the improvement of the organization performance. I remember he was there in the Uttar Pradesh Nirman Nigam. That is a very prestigious UP government's organization involved in the development work. So I welcome Dr. Shalin Kumarji and and request him to start his lecture on the subject. So thank you all the welcoming Dr. Srivastav and welcoming all the participants who have come now. Thank you. So थैंक over यू to सर, थैंक Dr. यू। Srivastav. हाँ, ओके। विद्यानाथ झा जी, आप गुरु वंदना कोई कर देंगे क्या? स्टार्ट कर देंगे विद्यानाथ झा जी? आज शैलेश, आज नागेश जी नहीं आए हैं तो अच्छा, ओके ओके। तो आप श्रीवास्तव साहब आप शुरू कर दीजिए। श्रीवास्तव साहब शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी सर आपका, आपने याद दिला दिया वो दिन। नहीं, थैंक यू सर, मैं हमेशा रिमेम्बर करता हूँ। आई रिमेम्बर यू वेरी मच। आपने बहुत बार सुना हुआ है। श्लोक पढ़ देता हूँ। हाँ ठीक है, 1 मिनट स्टार्ट कर दें गुरु वंदना से। झा जी कर देते, विद्यानाथ झा जी। हाँ पढ़ दीजिए। शुरू करूं क्या? हाँ हाँ कर दीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए कितना बढ़िया भजन से शुरू हो गया। और हम लोग अब श्रीवास्तव जी से रिक्वेस्ट करेंगे। ये करते हैं तो मैंने देखा है कई बार मेरा प्रोग्राम हैक कर लिया लोगों ने, तो इनके ये भजन करने से हमको लगता है शांति से मेरा पूरा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो श्रीवास्तव साहब आप शुरू करें। अभी और भी बहुत से विद्वान आने वाले हैं, आते रहेंगे, हम इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। आप शुरू कर दीजिए श्रीवास्तव साहब प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जयकार बसु आपका भी इस पर एक्सपर्ट कमेंट सुनेंगे, विद्यानाथ झा जी का भी और गीता कांडकाल का भी। सभी विद्वान आए हुए हैं जितने भी, उनका भी लास्ट में सुनेंगे। सिकंदर आए हुए हैं, सिकंदर जी का भी सुनेंगे। तो शैलेंद्र जी शुरू। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों को नमस्कार। और जोशी साहब ने तो याद दिला दिया उन दिनों की जब हम लोगों ने TNA किया था, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम का, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और जैसा कि जितने भी इसमें ऑडियंस में हैं, ये सब के सब एक सोशल एक्सपर्ट्स हैं और अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। वो सभी लोगों के अपने अपनी खासियत के साथ साथ अपना एक शानदार योगदान भी रहा है समाज के निर्माण में। सभी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय अमिता प्रसाद साहब ने मेरे सामने ये रखा कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, और ऐसे टॉपिक पर जो हम लोग सभी के लिए समान रूप से आवश्यक है। तो दैट इज द वाटर, और वाटर में भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह के टॉपिक पर आज के समय में, आज इस सेशन में हम लोग थोड़ा विचार करेंगे कि अल्टीमेटली क्या सिनेरियो है और क्या हम कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। दुनिया की क्या स्थिति है, हमारे देश की क्या स्थिति है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। अच्छा तो तब होगा जब हम सभी इस विषय के साथ अगर थोड़ी देर विचार विमर्श करके इसके बारे में अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में
रखने का औपचारिक रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में 70% पानी है। पानी की कोई कमी ऐसा होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये कि जितना भी पानी है उस पानी का 97% बिल्कुल खारा समुद्री पानी, ये हम सब जानते हैं। ये इसकी गंभीरता को बताता है कि जो बचे 3% हैं उनमें से भी 2% से ज्यादा 2.1% के करीब पानी या तो ग्लेशियर के रूप में है या आकाश में। 1% से भी कम, 0.8 to 0.9% इतना ही पानी है जो ड्रिंकेबल है। उसमें भी उतना ही पानी हमारे लिए अवेलेबल है, सिर्फ जो कंटामिनेशन से बचा हुआ है। यदि ऐसी स्थिति है तो हमको समझ लेना है कि हमारा व्यवहार, हमारी कोशिश, हमारी सोच क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। आइए, एक पीपीटी हमने इसके लिए बनाई हुई है, उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं। हाउ टू इंश्योर द एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हम क्यों पानी के बारे में बात कर रहे हैं? बिकॉज वाटर इज अ लाइफ, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज not available equally to everybody, and it affects our health, future and dignity. यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल का जो छठा गोल है, दैट इज वाटर सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030, ये शो करता है विश्व स्तर पर इसकी कितनी महत्ता है। कैन यू बिलीव लगभग 1/4 आबादी पूरी दुनिया की, उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं। मतलब हमारी दुनिया का हर चौथा व्यक्ति स्वच्छ शुद्ध पानी नहीं प्राप्त करता। सारी कोशिशों के बावजूद भी 703 मिलियन बेसिक वाटर जो है उसकी सीधी पहुंच नहीं है। हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, उन कोशिश में ये तब और गंभीर हो जाता है जब ये पता चलता है कि हमारे देश की जो आबादी है, जो आज लगभग नंबर 1 पे है, वह पूरे दुनिया की 18%, मतलब लगभग हर 5वां व्यक्ति भारतीय है, लेकिन पानी मात्र 4%। हमारे देश में इस पानी की समस्या को, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को हल करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई। सो वी कैन थैंक टू द जल जीवन मिशन। Officially, they claim that more than 80% rural household has been connected to tap water. ये रिपोर्टेड है, कोई वेरीफाइड नहीं। वो कहते हैं सरकारी आंकड़ों की तरह। शहरों में जो स्थिति है वो भी एक आंकड़े ये बताते हैं कि 90% से ज्यादा घरों में रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, लेकिन जो एक्चुअल स्थिति समझ में आती है दैट इज अप टू ओनली 2/3, 60 to 65%। एंड वी नो कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका कई तरह का इम्पैक्ट है।
एक इम्पैक्ट वो है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती है। लैक ऑफ एक्सेस कैन रिजल्ट इन हेल्थ केयर कॉस्ट, लागत बढ़ जाती है। हम लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं वाटर को बचाने की या वाटर को ज्यादा शुद्ध करने की, वो सारी कोशिशें हमारे आर्थिक उन्नति से भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या कारण है जो हमें रोक दे रही है? वी आर यूजिंग टू मच ग्राउंड वाटर। हर जगह देखते आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ कुआं खोद दिया, कुछ नहीं हुआ हैंडपंप डाल दिया, कुछ नहीं हुआ ट्यूबवेल सबमर्सिबल पंप लगा दिया। पानी तो निकाल लिया ग्राउंड वाटर से, लेकिन रिचार्जिंग के लिए कुछ खास नहीं किया। इसके अलावा बहुत से ऐसे पॉकेट्स हैं हमारे देश में, दुनिया में। किसी किसी एरिया में आर्सेनिक का प्रभाव ज्यादा है, पानी पीने योग्य नहीं, कहीं फ्लोराइड ज्यादा है, कहीं नाइट्रेट। ये सब वो चीजें हैं, अगर इनको हम पानी के माध्यम से पीते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा करती है। अगर कहीं पाइप के थ्रू वाटर की सप्लाई कर रहे हैं तो पाइप की लीकेज हो रही है, नालियों के अंदर से या नाली के ऊपर से पाइप, ड्रिंकिंग वाटर का पाइप गुजारा गया है, जरा सी लीकेज हुई, उसी में सीवर का पानी भी जुड़ कर जाता है। हर जगह अखबारों में खबरें छपती रहती हैं। यद्यपि काफी कुछ किया जा रहा है, फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे पास एक वीडियो है, जल्दी ही आप लोगों ने देखा भी होगा, महाराष्ट्र के नासिक जिले का। हमें यहाँ पर केवल एग्जाम्पल के तौर पर रखना, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर इस तरह के हालात किसी न किसी क्षेत्र में हों, और उन हालात को समझने के लिए ये एक वीडियो दिखा रहे हैं कि कितनी मशक्कत के साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने परिवार के लिए, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए पानी का इंतजाम कर रही हैं वर्तमान में। ये 2025, देखिए वीडियो। गौर करिए, ये महिला कोई एक्सपर्ट या विभाग से नहीं आई है, एक आम परिवार की महिला है। ये चारों तरफ मिट्टी नहीं, पत्थर हैं।
किसी तरीके से नीचे तलहटे में पहुंच गई। गौर कीजिए, इतनी मशक्कत के बाद तो ये पहुंची है। जब पानी की क्वालिटी जैसा समझ लीजिए देख कर, कहा जाता है कि पानी स्वच्छ तब है जब वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन हो। इस पानी को देखिए, इसका रंग कैसा है। जो यूज करेगा तभी स्वाद का पता चलेगा और गंध का भी पता चलेगा। आपने गौर किया होगा कि इतनी मशक्कत के बाद यदि इन महिलाओं को ये पानी, इस तरह का पानी नसीब हो रहा है, तो इसको पीने के बाद इनका क्या हाल हुआ होगा या क्या हाल होता होगा। शायद इन्हीं सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा हुई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और उसमें यह कहा कि हर घर को जल 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब उसको बढ़ाकर 2028 तक के लिए कर दिया गया। अच्छा खासा उसके लिए बजट रखा गया, लगभग 3,60,000 करोड़। इन कोशिशों का असर ये रहा कि कुल 15,59,00,000 घरों को टैप वाटर से कनेक्ट कर दिया गया ऑफिशियली। इसके अलावा अधिकतर गांवों में कम से कम 5-5 महिलाओं को, जो अलग अलग परिवारों की, उनको वाटर की टेस्टिंग के लिए फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से ट्रेन किया गया, ताकि वह उसी गांव में रह करके समय समय पर उसकी जांच करते रहें, ताकि कोई बहुत बड़ा कंटामिनेटेड वाटर वो कंज्यूम ना करें, और कम्युनिटी को भरोसा हो कि जो इस टैप कनेक्शन से वाटर आ रहा है वो पीने योग्य है। ये जो कंटामिनेशन का इश्यू है, असली समस्या इसी की है। जो इसके प्रमुख स्रोत हैं, उनमें एक बहुत बड़ा स्रोत हमारा एग्रीकल्चर भी है, जिसमें जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, जब वही पानी के थ्रू बह करके आते हैं नदियों में, नहरों में या ग्राउंड वाटर में जाते हैं, जो फैक्ट्रीज के वेस्ट निकलते हैं केमिकल से, वो ये सब मिलजुल करके एक इस तरह का वातावरण बनाते हैं जहाँ पर तरह तरह की बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस पैदा होते हैं और वो लोगों को असली कष्ट देते हैं। इसको दूर करने के लिए, इसके लिए सही मॉनिटरिंग सिस्टम और ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस देने की आवश्यकता है। इसी तरीके से अटल भूजल योजना, ये भी भारत सरकार ने लॉन्च की है, ताकि एक तरफ जल जीवन मिशन के माध्यम से हम सेफ वाटर की सप्लाई सभी घरों को पाइप के कनेक्शन के माध्यम से दें, तो वो जो पाइप का कनेक्शन है, उसमें जो पानी जहां से आता है, जिस स्रोत से आता है, वो भी सस्टेनेबल रहे। क्योंकि जब पानी कहीं से आएगा तभी तो उसको हम टेस्ट करके, फिल्टर करके हम उसको आगे भेजेंगे। पानी ही नहीं आएगा तो क्या होगा। एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है, बड़ी मुश्किलों से पानी की टंकी कहीं स्थापित की और वाटर सोर्स से पानी निकालना शुरू किया मोटर के थ्रू,
पता चला कुछ समय बाद, साल 2 साल 5 साल या गर्मी के समय में आकर के वो वाटर का सोर्स सूख गया, पानी ही नहीं उसमें। कारण हम केवल पानी का यूज तो करते गए, जहां से निकालते रहे, लेकिन उसमें डालते नहीं गए। वही रही कहानी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। खर्च तो कर रहे हैं निकाल करके, उसमें भर नहीं रहे। उसके लिए मोटे तौर पर 3 तरह की एक्टिविटीज इसके माध्यम से प्रमोट की जा रही है: वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्जिंग। वाटर कंजर्वेशन में जुडिशियस यूज ऑफ वाटर करते हैं, भाई खर्च मत करो फालतू। ग्रे वाटर है, रिसाइकलिंग करेंगे, ट्रिपल आर, कि हम पानी का सदुपयोग करेंगे। और वाटर हार्वेस्टिंग में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या उसको इकट्ठा करके हम पानी की कमी को दूर करेंगे। और जो वाटर रिचार्जिंग है उसके लिए सोक पिट, बंकिंग, जगह जगह गांव खेतों में हम इस तरह से बनाएंगे रुकावट पानी की कि जो बारिश का पानी आए वो कहीं बहने पाए। और ये सब कुछ मिलकर के वाटर के मैनेजमेंट को इंप्रूव करेंगे। वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए, मोटे तौर पर अधिक जगहों पर सेफ वाटर मैनेजमेंट अगर है तो उसके कंपैरिजन में इंडिया में भी कम है। सबसे जो चिंताजनक स्थिति है वो है कंटामिनेटेड सोर्सेज वाले में। कि पूरी दुनिया में जो औसत निकलता है तो लगभग वहां पर 10% औसत पानी कंटामिनेटेड है, लेकिन अपने इंडिया में लगभग 1/3 30%। ये डाटा जो है ये वर्ल्ड बैंक का है। हमको इस पर फोकस करना पड़ेगा। समस्याएं हर जगह हैं, उन्हीं समस्याओं में समाधान भी है। जो समाधान अभी ठीक लग रहे हैं और सही से हमारी वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेसिंग में मददगार हो रहे हैं कि हाँ हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे, उनमें तो एक ही है प्रयास कि हर गांव में अब वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया जाने लगा। वाटर सिक्योरिटी प्लान मतलब जिस तरह हमारे देश में हर साल एनुअल बजट आता है, जिस तरह पहले 5 इयर्स प्लान में एक विजन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हम अपनी छोटी छोटी योजनाएं समय समय बनाते, उसी तरीके से प्रत्येक गांव अपनी कुल आवश्यकताओं का पता लगाता है और कुल अवेलेबल रिसोर्सेज का पता लगा करके उसमें कॉम्बिनेशन स्थापित करता है। जहां कमी रह गई उसको पूरी करता है, जहां पर खर्च अधिक है उसको कम करने के तरीके ढूंढता है थ्रू वाटर सिक्योरिटी प्लान। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा है। जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांव में पानी की टंकी स्थापित करके उससे हर घर को पानी की सप्लाई दी जा रही है। उसमें जहां पर पानी की टंकी से पानी सप्लाई स्टार्ट होती है वहां, और प्लस जो सबसे आखिरी घर है वहां पर इस तरह के सेंसर लगाए जा रहे हैं जो बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी में पानी गया, कितने फ्लो में पानी गया, उसमें क्लोरीनेशन का पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो पहुंचा तो कितनी मात्रा में पहुंचा। इसे ट्रैक करने में आसानी होगी कि ऐसा तो नहीं शुरू के कुछ नजदीक के घरों में तो पानी पहुंच रहा है, शुद्ध पानी पहुंच रहा है, आखिरी घर तक पानी ही नहीं पहुंच रहा। So use of smart sensors to detect leakage and to ensure the availability of water till the last house. इसी तरीके से फ्लोराइड, आर्सेनिक इन सब के रिमूवल के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट यूनिट्स स्थापित हो रहे हैं। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग के लिए भी प्रयास हो रहा है, ये भी अच्छा काम है। इसके माध्यम से हम ग्रे वाटर को जो कि वेस्ट वाटर हो गया है उसको हम रिसोर्सेज के रूप में, एसेट्स के रूप में कन्वर्ट कर ले जा रहे हैं, वेस्ट टू वेल्थ। इसी तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे आसान लेकिन सबसे इफेक्टिव।
बारिश आती है, इतने अंधाधुंध बारिश होती है, यदि हम उसको रोक लें, उसी को रिचार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर लें, उसी को स्टोर करके यूज कर लें, तो पानी की जो आवश्यकता है बहुत कुछ इसके माध्यम से पूरी हो जाए। इन सब के बावजूद जो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, जैसे जोशी साहब हैं, और भी हमारे साथी आ रहे हैं, मुझा साहब और भी लोग, हम सभी जानते हैं जहां पर कोई सुविधा नहीं होती वहां पर फिर सूरज भगवान का सहारा लिया जाता है। पानी को सूरज की रोशनी में ही रख दीजिए तो बहुत सी बैक्टीरिया इसमें समाप्त हो जाती है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ यही से। अगर उससे बेहतर हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, कहीं हो पाता है या हो रहा है, तो उसमें आरओ सिस्टम हो गया, फिल्टरिंग सिस्टम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट लेयर से उसी पानी को गुजारते हैं और सेफ वाटर की यूज करते हैं। और जो बहुतायत बड़े स्तर पे जो होता है, चाहे शहरों में हो या गाँव में, जो वाटर टैंक की स्थापना हो, उसके माध्यम से एक जगह पानी इकट्ठा किया, उसी पानी से क्लोरीन को गुजारा गया और उसके बाद जो पानी हुआ वो सेफ हो गया और उसका उपयोग करते हैं। दीज आर, ये सब वो चीजें हैं जो उस दिशा में हमारे लिए सहायक हो रही हैं। वी कैन यूज इट। नाउ व्हाट टू नेक्स्ट, क्या करना चाहिए आगे? सबसे बड़ी चीज तो ये कि हमें लोकल लीडर्स और जो हर गांव में वाटर कमिटीज, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, कहीं पानी समिति कहलाती हैं, उन सबको हमें और भी ज्यादा मजबूत करना है ट्रेनिंग देकर। हम जब तक किसी को कोई चीज बताते नहीं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि उसको उसकी जानकारी है। उसको जानकारी हो जाना वो व्यक्ति विशेष की अपनी योग्यता या संयोग है। लेकिन जब हम किसी को औपचारिक रूप से ट्रेनिंग देते हैं तब वो संख्या बड़े स्तर पर और औपचारिक रूप से और प्रामाणिक रूप से यह सुनिश्चित करती है कि हाँ, अब जो सूचना गई है, जो जानकारी गई है, वो सभी को शिक्षित करेगी। इसी तरीके से रियल टाइम वाटर टेस्टिंग, ये हर जगह 100% इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश और दुनिया में पानी की कमी नहीं है, शुद्ध पानी की कमी है। कैसे पता चलेगा पानी शुद्ध है या नहीं? जब उसकी टेस्टिंग करें। टेस्टिंग करने का बहुत कठिन मेथड नहीं, हर जगह का पानी लैब में भेजने की जरूरत नहीं। हमारे पास फील्ड टेस्ट किट के रूप में एक इतना इजी सर्वसुलभ माध्यम है, कम से कम 13 से 15 तरह की उसमें कंटामिनेशन का पता चल जाता है। अगर किसी में लगता है कि हाँ फौरी तौर पर इसमें गड़बड़ी, देन फर्दर टेस्टिंग के लिए आप लैब में भेजिए। यद्यपि सरकार की कोशिश है हर जगह, हर जिले में वह टेस्टिंग लैब स्थापित करती जा रही है। अभी हम लोगों ने झारखंड में प्रोग्राम किया था, मेरे ख्याल से झारखंड के सभी जिलों में हो गया, मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों में हो गया, राजस्थान के लगभग सभी जिलों में हो गया। यहां पर यह समझना होगा कि जल एक ऐसी विषय वस्तु है जिसको सबको इसके बारे में सही जानकारी रखनी होगी। ये कोई एक व्यक्ति, किसी एक विभाग का विषय नहीं। इसके लिए हमको वाटर लिटरेसी प्रमोट करनी पड़ेगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले जाने अनजाने में जल की महत्ता के बारे में बताते रहे। वो किसी आम या जब तक उनका भरोसा न हो किसी के द्वारा दिए गए जल को ग्रहण नहीं करते। वो कहीं पर किसी को शुद्ध स्वच्छ रखने के लिए जल का छिड़काव करते थे, खाने का छिड़काव नहीं करते, झाड़ू नहीं लगाते, जल का छिड़काव। गंगा जी का जल का छिड़काव, नहा लो, ये सब चीजें आप देखिए, इसके मूल में जल। तो यह प्रयास केवल एक से नहीं, अलग अलग लोगों से। कौन लोगों से? गवर्नमेंट तो है ही, इंडस्ट्री जो इतने वेस्ट पैदा करती है, उसके पास इतने पैसे हैं। अब तो CSR उसके लिए मैंडेटरी है, जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ईमानदारी से खर्च कीजिए इस पर। जो लोग हैं
हम सब ये नहीं तमाशा देखें, वी आर द स्टेक होल्डर सिटीजन्स, हम सबको मिलजुल करके इसमें अपना प्रयास देना होगा और हम सब लोग मिल करके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो उसके साथ समन्वय स्थापित करके इसका सॉल्यूशन ढूंढे। सो इन सब बातों का आधार पर वी कैन से दैट इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस, नो डाउट, बट सेफ वाटर मस्ट रीच एवरीवन इक्वली। भारत सरकार ने 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति हाउस होल्ड सुनिश्चित किया। ये पर्याप्त नहीं, लेकिन अपनी क्षमता देख करके इंसान वादा करता है या अपनी योजना बनाता है, कम से कम इतना हो जाए तो काम चल जाए। दूसरी चीज टेक्नोलॉजी, हमें उसके जो इनोवेटिव यूजेस हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसे अभी सेंसर का इस्तेमाल हो रहा है, पता चल जाएगा लीकेज कहाँ है, पता चल जाएगा फ्लो कितना है पानी, पता चल जाएगा क्लोरिनेशन की मात्रा इसमें पर्याप्त जा रही है या कम हो गई है। हम इससे टेक्नोलॉजी को और भी यूज करके फिल्टरिंग कर सकते हैं, हम इससे और भी टेक्नोलॉजी का यूज करके इसकी खर्च को सीमित कर सकते हैं। जैसे खेती में आजकल स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया, टेक्नोलॉजी का पार्ट है। हमको ये समझना होगा कि वाटर जो है ये केवल पाइप का और टंकी का खेल नहीं, ये हमारे हेल्थ, डिग्निटी और फ्यूचर जनरेशन से जुड़ा हुआ विषय है। सो हम आखिरी में कह सकते हैं कि ensuring access to safe drinking water is vital for health, economic stability and environmental sustainability, and addressing the water challenges associated with contamination, infrastructure and policy gaps will require collaborative efforts among government, organization and communities। जब इन सभी के द्वारा मिल करके इस चुनौती का सामना किया जाएगा तो हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छा आपने बताया और प्रेजेंटेशन आप मतलब शॉर्ट में ही आपने सब चीज बता दिया। हमें कम्युनिटी को भी जागृत करना है, गवर्नमेंट को भी जागृत करना है, अपने प्लान को दूसरों को बताना भी है और वाटर के क्राइसिस के मतलब वाटर की कमी के बारे में भी समझना है, वाटर कंटामिनेशन के बारे में भी समझना है, शुद्ध करने के बारे में भी समझना है और सबको जागृत करने के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है। कम्युनिटी को भी ट्रेनिंग देना है, ट्रेनर्स को भी ट्रेनिंग देना है, गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करना है, गवर्नमेंट इन्फॉर्मर को भी ट्रेनिंग देना है और इस ट्रेनिंग दे करके घर घर में वाटर पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी है। और इन जो whatever contribution has been made by our Dr. Chalendar ji, in addition to that, suppose something more you want to add, सिकंदर जी, he is also expert और वो वहाँ पर हाँ, आप जम्मू में स्वच्छ भारत मिशन और वाटर रिसोर्सेज के बारे में वहाँ पे रिसर्च ऑफिसर हैं, तो आपको इसमें और क्या जोड़ना है, प्लीज जोड़ें। इसके अंदर ये कहना चाहूंगा कि ज्यादातर बातें तो श्रीवास्तव जी ने ये पूरी कवर कर दी हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग देखते हैं कि वाटर का जो ट्रीटमेंट है और उसके अलावा जो यहाँ का जो सीवर लाइन या सीवेज सिस्टम है वो किस तरह से वो सिस्टम अगर स्ट्रेंथ किया जाए तो हमारा जो ये ब्लैक वाटर और जो ग्रे वाटर है, अगर इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट हो तो वाटर क्राइसिस काफी कम हो सकता है। मैं ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी फॉर द रिफ्रेशिंग द मेमोरी ऑफ द पार्टिसिपेंट,
ग्रे वाटर वो है जो हम लोग नहाने धोने में या जो हम लोग नहाने धोने में इस्तेमाल करते हैं पानी, या जो बर्तन वगैरह धोने में। और उसके अलावा ग्रे जो हमारा ब्लैक वाटर है वो है जो हमारा टॉयलेट का जो पानी होता है, उसको थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए एफएसटीपी बनाया जाता है, फीकल सिलेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो वो वहां पर उसको ट्रीट करते हैं, तो ट्रीटेड वाटर जो वो साफ होकर के निकलता है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जो यहाँ का जो गार्डन है और जो हमारी सड़कें हैं गर्मियों में पानी डालने के लिए ताकि धूल वगैरह ना उड़े, तो इस तरह के कामों में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो जहां तक वाटर क्राइसिस की बात है, सब लोग जानते हैं कि अभी 4-5 साल पहले चेन्नई में और बेंगलुरु में ये हालात थे कि अब चूंकि बेंगलुरु जो है वो आईटी हब है, तो पानी कितनी ज्यादा क्राइसिस हो गई थी, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो था वो पूरा 0.02% पे चला गया था, कोई उसका रिचार्ज नहीं था। आप भी अगर देखें हमारी सड़कें जो है वो पूरी डामर से बनी होती हैं, हमने ईंटें लगा रखे होते हैं, तो जो बारिश का पानी भी जो बरसता है वो ठीक तरह से जमीन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जज्ब नहीं हो पाता है। तो हमको ये भी देखना है कि जो ये वाटर क्राइसिस है इससे लड़ना कैसे है। जो हमारे पास देखिए रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, वो कभी बढ़ेंगे नहीं, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, और हर आदमी जो है वो पर डे के हिसाब से जो उसका जो एवरेज है, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो 35 लीटर होता है एक आदमी के पानी का इस्तेमाल करने की एवरेज जो है। सिटी में वो 35 लीटर लेता है, उसमें नहाना धोना सब कुछ सारी चीजें मिला करके पर डे का उसका कंजम्पशन है, वो इतना पानी को कंज्यूम करता है वो अपने इस्तेमाल के लिए। तो हमको थोड़ा ये भी देखना है, और उसके अलावा जो वाटर जो सेविंग है, तो हम लोग पानी को देखिए बर्बाद भी बहुत करते हैं। अगर हम टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो 2.5 या 3 लीटर पानी जो है वो एक बार फ्लश करने में हम उसको बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, वो अब चूंकि वो इट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ और ये डेली रूटीन बेसिस पे है, तो इसके अंदर हम उसको बचा नहीं सकते, ये तो इतना तो पानी खर्च ही होना है। लेकिन सवाल क्या है, सवाल ये पानी को हम बचा कैसे सकते हैं। सबसे ज्यादा पानी की जो बर्बादी होती है घरों में, वो होती है जो हमारा आरओ सिस्टम होता है, जो रिवर्स ऑस्मोसिस जो सिस्टम जो हमारा है, वो जितना पानी साफ नहीं करता उससे ज्यादा पानी वो बर्बाद करता है। तो उस पानी को थोड़ा हम स्टोर कर सकते हैं, उसको प्लांट में या बर्तन धोने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गर्मियां जैसे आ गई हैं तो उसके अंदर एयर कंडीशन का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए अगर बाल्टी वगैरह अगर उसमें रख दें इसके नीचे, तो वो जो पानी होता है वो भी एक तरह का ग्रे वाटर है, पीने लायक तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम उस पानी को उसको प्लांटेशन के लिए बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि हम पानी को बचा सकते हैं। एक और चीज, हमने हर घरों में ये जो बड़ी बड़ी मोटरें लगा रखी हैं, पानी हम निकालते तो हैं ग्राउंड वाटर, लेकिन हम उस ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज नहीं करते। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो, गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम हो, पता नहीं अटल भूजल योजना में ये स्कीम है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, अवेयर करते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज करने के लिए उसके लिए भी कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए। जो हम लोग घर के अंदर बोरिंग करते हैं तो सारा पानी निकालते हैं, तो उसके जगह मैंने गोंडा में देखा था, जब मैं जब वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा था, तो मैंने देखा था एक किसान ने जो पानी वहां से निकलता था, जो पानी जो वो इस्तेमाल करते थे, एक उसने रिवर से एक पाइप डाला हुआ था, तो वो पानी उसके अंदर उसके बगल में जाकर के वो उसका ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करता था। तो आसपास के चाहे जितने पाइप सूख जाएं, जो भी बोरिंग, लेकिन उसका पानी नहीं सूखता था, क्योंकि जो पानी निकलता था कुछ ना कुछ हिस्सा वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में उसको इन्वेस्ट कर देता था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम वाटर सेविंग के लिए करें। जैसे सर ने भी एक वीडियो दिखाया गाँव का कि वहां पानी की कितनी ज्यादा किल्लत है, तो ये हम ये सोचते हैं हम तो इस चीज से बचे हुए हैं, लेकिन ये 2050 तक ग्राउंड वाटर का जो स्टोरेज है, जिस तरह से पानी का, जिस तरह से हिंदी में वर्ड है ना दोहन, तो जिस तरह से हम इसका दोहन कर रहे हैं, हम प्लांट लगा नहीं रहे हैं, पूरे पूरे जंगल साफ कर रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका का मामला हो चाहे छत्तीसगढ़ का हो, वहां पे जंगल जो आईटी कंपनी बनाने के लिए, आईटी पार्क बनाने के लिए, उस तरह के पूरे जंगल हम साफ कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों से ग्राउंड वाटर तो खत्म हो ही जाएगा। तो हम अगर अभी चेत गए तो शायद आने वाली जनरेशन के लिए कुछ पानी हम छोड़ पाए। बस अपनी तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि सेव द वाटर सेव द लाइफ। थैंक यू। बहुत अच्छा शॉर्ट में आपने बहुत अच्छा, दोनों विद्वानों ने अपनी अपनी बात कही। अब एक विद्वान गीता कांडकार जी भी हैं जो स्वच्छ भारत मिशन पे और बहुत काम करती हैं, और वाटर क्राइसिस पर भी बहुत सारा उन्होंने ट्रेनिंग लिया और दिया है। तो गीता जी आप क्या ऐड करेंगे?
सर मैं तो अभी भी जल पे ही काम कर रही हूँ और मैं 96 से जल के साथ ही काम कर रही हूँ। वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था जिसमें स्वजल करके उत्तराखंड और तब उत्तराखंड यूपी में था, तो हमने उससे काम करना शुरू किया था। लेकिन बस ये लगता है अभी जल जीवन मिशन, जैसे अभी शैलेश जी बता भी रहे थे कि 2019 में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा मिशन का अनाउंसमेंट किया था और सर उसमें मुझे अवसर मिला कि मैं करीब 16 या 17 स्टेट में जाके हम लोग ने वाटर पे का मतलब ट्रेनिंग दी, जिसमें कई लेवल्स उन्होंने बनाए थे। एक लेवल 3 था जिसमें कम्युनिटी थी और इसके अलावा जो गांव में काम करने वाले जो अधिकारी हैं वो थे। लेवल 2 में इंजीनियर्स थे और लेवल 1 में जो सचिव और जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और ये सब थे। तो लेवल 2 और लेवल 3 के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत ऐसे स्टेट में जाने का मौका मिला जहां पर वाटर स्कार्सिटी को बहुत जमीनी स्तर पर हमने देखा। और अभी शैलेश जी ने एक बहुत अच्छा वीडियो दिखाया था कि कितना महाराष्ट्र में कितनी किल्लत है पानी की। उसी में मैं जोड़ना चाहूंगी कि वहां पे एक ऐसा गांव है जिसमें आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टोरी भी आई थी और एक फिल्म भी बनी है, वाटर वाइफ। तो पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कहते हैं कि वाटर इज द सब्जेक्ट ऑफ वुमेन, महिलाओं का सब्जेक्ट है। अगर आप सुबह उठेंगे तो बर्तन धुलने से लेकर चाय बनाने से लेके झाड़ू पोछा बर्तन सब महिलाएं की जिम्मेदारी होता है, तो पानी का मैनेजमेंट भी उसी के हाथ में होता है। और आपने देखा होगा इस वीडियो में जितने भी महिलाएं वो मटके लेके वहां पर थी, तो वो सब महिलाएं थी। तो उन्हीं को मैनेजमेंट करना था। और महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव है जिसमें इतनी पानी की स्कार्सिटी थी कि जो फैमिली थी उसमें जो महिला उतनी दूर से पानी नहीं ला पाती थी। तो वहाँ की पंचायत ने या वहाँ की गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम उन्हें दिया कि एक व्यक्ति, मतलब आप सोचिए किस हद तक का उसमें महिलाओं को इन्वॉल्व किया जाता है कि वो दूसरी शादी कर सकता है किसी ऐसी महिला से जो बेसहारा हो, जिसको सहारे की जरूरत हो, वो उससे मैरिज करेगा, लेकिन उसका हक सिर्फ इतना होगा कि वो पानी लाएगी। उसको और कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। उसको खाना पीना रहना शेल्टर जिसकी नीड है वो मिल जाएगी। तो बड़ी दुख भरी वो लगती थी कि हाँ देखिए इसमें भी महिला को इन्वॉल्व किया गया और उसके लिए उसका काम सिर्फ पानी लाना था। और वो अगर आप देखेंगे नेट पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब में भी देखेंगे वाटर वाइफ करके वो सच्ची स्टोरी है जिसमें ये था। तो कहीं ना कहीं प्रबंधन में हम 1950 के बाद जब संविधान बना 51 से जब योजनाएं सारी आई हैं वहां से वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वाटर को सेफ वाटर की बात कर रहे हैं। लेकिन 2019 में जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ तो भी हम उसी वहां पर खड़े हैं कि गांव में पानी नहीं है, महिलाएं दूर से पानी ला रही हैं। 96 में भी हम इसी बात को करते थे कि महिलाएं दूर से पानी ला रही हैं। और अगर आप जल जीवन मिशन को देखेंगे तो वो इतने अच्छी तरह से पूरी योजना बनी, मिशन बना हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से। उसको बिल्कुल माइनर लेवल पे, बिल्कुल ग्रामीण लेवल राजस्व गांव में उसको बनाया गया है। उस योजना की जो स्ट्रैटेजी है वो इतनी अच्छी है कि एक राजस्व गांव में एक कमेटी होगी जिसको VWSC हम कहेंगे, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, जिसमें 50% महिलाएं होंगी जो पानी का मैनेजमेंट करती हैं और 25% लोग अनुसूचित जनजाति जाति के लोग होंगे और बाकी जो प्रधान जी होंगे उसके अध्यक्ष होंगे और बाकी लोग होंगे उसमें 25% जो मेंबर्स हैं वो होंगे। और जो राजस्व गांव है वो अपने लेवल पे एक छोटा सा गांव होगा राजस्व गांव, और वहीं के लोग मिलके अपनी वाटर बजटिंग करेंगे, पानी के जो स्रोत हैं उसका संवर्धन करेंगे। लेकिन इतना अच्छा स्कीम में ये था कि पहले सरकार उसको पूरी व्यवस्था करके देगी, उसकी DPR बनेगी, लोगों की बैठकें होंगी ग्राम पंचायत की, और वो देखेंगे कि हमारे पानी की कितनी आवश्यकता है गांव में, और जो पानी की आवश्यकता है स्रोत कौन सा है, उसमें पानी कौन सा है। मतलब वो डिमांड ड्रिवन थी, एक तरह से कम्युनिटी बेस्ड वाटर सप्लाई की बात की गई थी। लेकिन सर बहुत दुख होता है कि बहुत अच्छी तरह से योजनाएं बनती हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो हम फिर उसी कगार में होते हैं, लौट के फिर वो योजना शुरू होती है और फिर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वाटर स्कार्सिटी उसी लेवल पे पहुंची है, उतनी वो सब जितनी भी गांव में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं लोगों में ओनरशिप नहीं होती। अगर सरकारी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना है तो
कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मेरा नहीं है, ये सरकार का है, ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। ये सारी चीजें उसमें बहुत अच्छी तरह से मेंशन की गई थी, बहुत पावर दी गई थी लेकिन जब मैंने बहुत न्याय पंचायत लेवल पे भी ट्रेनिंग कराई और बहुत हायर लेवल पे भी ट्रेनिंग कराई, सर कोई गाइडलाइन नहीं पड़ता। इतनी अच्छी तरह से वो योजना बनी हुई है, ना बहुत सीनियर लोग उस गाइडलाइन को पढ़ते हैं और ना गांव में जो ग्राम प्रधान है या लोग जो उसको हैंडल कर रहे हैं या जो इंजीनियर हैं वो कर रहे हैं, मतलब बहुत डेप्थ में नहीं बनती। अगर बनेगी और पानी जो उसमें कई चीजें ऐसी हैं कि कैसे हम कन्वर्जेंस करेंगे, ग्रे वाटर मैनेजमेंट की अभी सर बात कर रहे थे, एक मैंने सुना भी था कि 70 से 80% हम लोग सिर्फ नहाने धोने और किचन के पानी में बर्बाद करते हैं और वो सीधा चला जाता है नाले में और वो चला जाता है। अगर उसी को जैसे गाँव में तो सोक पिट बना के या शहरों में तो बहुत ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसको हम ग्राउंड वाटर में डाल सकते हैं। उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कंटामिनेटेड पानी ना जाए। जैसे हम लोग शैम्पू से सर धो रहे हैं या बर्तन धुल रहे हैं, ये धो रहे हैं, वो कंटामिनेशन पानी ग्राउंड वाटर में ना जाए। ऐसा ना हो कि फिर से लोगों को कंटामिनेशन पानी मिल रहा है। तो जल जीवन मिशन के जो कंपोनेंट थे बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही अच्छे हैं। अभी 2028 तक भी बात है कि उसमें 15 फाइनेंस के पैसे के लिए 60% की बात की गई है। 3 कंपोनेंट उसमें दिए हैं कि क्वांटिटी, क्वालिटी और रेगुलेटरी, कि गांव में 55 लीटर एक व्यक्ति की कम से कम जरूरत है, ये माना गया है। हालांकि वर्ल्ड बैंक इसको ज्यादा बताता है, 80% करीब कहता है, और गांव शहरों में 120 लीटर पर डे की आवश्यकता है। और उसकी क्वालिटी, अगर पानी मिल भी गया लेकिन अगर क्वालिटी खराब है तो कितनी बीमारियां हैं अगर कंटामिनेटेड पानी है। तो वाटर क्वालिटी की बात की गई है। गांव के लेवल पे एफटी के फील्ड टेस्ट किट की बात की गई है। इसके अलावा महिलाओं के समूह की बात की गई है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को आप अगर 73rd अमेंडमेंट की बात करेंगे, उसकी 29th जो सब्जेक्ट है उसमें जो 11th सूची जो है, अनुसूची जो है, उसमें कहा है वाटर एंड सैनिटेशन द सब्जेक्ट ऑफ ग्राम पंचायत को मेंटेन करना है। और अभी सरकार ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के ग्राम पंचायतों को दिया है कि आप उसको मैनेज करिए। लेकिन यही है कि क्योंकि जहां पर भी हम बात करते हैं पानी की, हम उसको बहुत, क्योंकि मिल रहा है हमें बहुत आराम से, अगर नहीं मिलेगा उस क्षण की कल्पना करिए। मैं तो कई बार क्लास में कहती हूँ कि एक बार सोचिए अगर हम सुबह उठे और पानी ही नहीं है, कहीं नहीं है पानी, तो कैसे होगा। तो जो बिहेवियर चेंज की बात है, पानी को सेव करने की बात है, ये जन जन तक जानी चाहिए। इसीलिए इसको मिशन बनाया कि पानी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पानी सबका सब्जेक्ट है। एसडीजी गोल्स में उसको 6 नंबर पे रखा गया है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया ग्लोबल लेवल पे पानी कितना इम्पोर्टेंट है। और पंचायत की बात करें तो पंचायत में वाटर सफिशिएंट विलेज की बात की गई है, जिसमें पानी को कैसे सेव करेंगे, ग्राम पंचायत के लोग कैसे सेव करेंगे, महिलाएं, स्पेशली महिलाएं सभा करेंगी तो पानी को कैसे सेव करेंगी। लेकिन सर इसके लिए बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत होगी, लोगों को समझना पड़ेगा। हम गांव की तो बात करते हैं लेकिन शहरों में हम सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करते हैं अपनी गाड़ी धो। आप सोचिए कि एक सिस्टम में अगर हम वॉशरूम भी जा रहे हैं तो एक बार अगर आप उसको फ्लैश करते हो तो 7-8 लीटर पानी निकल जाता है और उसका फिर दूसरा यूज भी नहीं होता। तो कैसे हम और एक परिवार में अगर 4 लोग भी जा रहे हैं तो सोचिए 30-40 लीटर पानी तो ऐसे निकल जाता है। हम गांव के लिए कहते हैं कि लोग, उनको हम सिखाते हैं पानी बचाना, लेकिन हम अपनी गाड़ी धोने के लिए, ग्रे वाटर हमारा बर्बाद होता है उसके लिए, या हमने आरओज लगा दिए हैं, उसका पानी आराम से हम लोग नाले में डाल देते हैं या फिर सिंक में डाल दिया और वो बह रहा है और जा रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, स्कूल लेवल के बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। कहते हैं जलम प्राणिनाम प्राणम, जीवन है। अगर पानी नहीं है तो जल नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, जीवन ही नहीं है। इनफैक्ट एक पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाह रहा था यहाँ पर। आपने बहुत अच्छी बात कही गीता मैम, आपने बहुत सी चीजें याद दिला दी। इसमें बस एक ऐड ऑन है सप्लीमेंट्री आपकी इन बातों में, कि जो हम लोग आरओ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी मतलब सूचनाएं आई हैं जिसमें आरओ का पानी यूज करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बहुत खराब है। हाँ, क्योंकि वो पानी, और ये जानते हुए भी सारे निकल जाते हैं उसमें, जानते हुए भी शहरों में और अच्छे लोग जो सफल हैं
मार्गदर्शक हैं, जो दूसरों के लिए पॉलिसी बनाते हैं, वो सब उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। खुलेआम टेलीविजन पर उसका प्रचार भी आता है। हमारी एक सांसद हैं हेमा मालिनी, वो भी जो है प्रचार करती हैं बिना ये जाने। इसी तरीके से अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें था कि जो एसी से पानी, जो स्प्लिट एसी का पानी निकल के छूटता है, गिरता है, उसको इकट्ठा करके रख लिया जाता था, गमले में डालेंगे। मना किया गया है। वो पानी हानिकारक होता है, क्योंकि जिस तरीके से वो केमिकली ट्रीट होकर के निकलता है, तो दैट इज द वेस्ट, वो नुकसानदेह है। यद्यपि अभी तक हमने यही सुना था कि इसको यूज कर सकते हैं। आरओ का भी जो पानी होगा वो भी इसी तरह की सिस्टम से। ये तो ये एक मेरी तरफ से ऐड ऑन था। दूसरी किचन गार्डनिंग है, वो हो सकती है, और जो भी जगह पे यूज करें, वो सड़क पे डाल दें, वो नमी के लिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन कहीं पर जो लिविंग बींग्स के लिए है, वहां पर इस्तेमाल वो थोड़ा सा खतरनाक होगा, ऐसी समझ पैदा होती है। और एक चीज और ऐड करनी थी मैं, कि जैसे कि हम लोग, आप जान ही रही हैं कि हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च, ये की रिसोर्स सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इंडिया की। और जैसा कि अभी गीता मैडम ने बताया भी कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं इस जल जीवन मिशन में कार्यरत, उन सबको 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर पे प्लानिंग करने वाले लोग आते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, डायरेक्टर या चीफ इंजीनियर, वहां तक का लेवल प्लानिंग में आता है। सेकेंड लेवल है मिडिल मैनेजमेंट लेवल, जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, यहाँ तक के लोग, यानी कि समकक्ष के लोगों को मिडिल मैनेजमेंट लेवल कहा जाता है। और तीसरा है कमिटी लेवल, जिसमें डायरेक्टली पब्लिक से जुड़े हुए लोग आते हैं, जैसे वहाँ के पंचायत सचिव हो गए, इलेक्टेड सरपंच या प्रधान हो गए, या स्कूल के टीचर हो गए, आंगनबाड़ी वर्कर, जो इनके समकक्ष के लोग हैं। तो ये जो 3 भागों में, तो बहुत सिस्टम से जल जीवन मिशन में इन सभी को जागरूक, एजुकेट करने के लिए ये 81 की रिसोर्स सेंटर का कॉन्सेप्ट लाया गया था, कि देश में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो वाटर पर सैनिटेशन पे काम अच्छा कर रहे हैं, वो इनको ट्रेन करेंगे ताकि इनको पता हो। तो जैसे हम लोग लेवल 2 और लेवल 3, यानी मिडिल मैनेजमेंट लेवल और कम्युनिटी लेवल के लोगों के लिए एम्पैनल्ड है। तो उसमें जो आश्चर्यजनक बात थी वो ये कि मिडिल मैनेजमेंट लेवल के, विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, मिडिल मैनेजमेंट लेवल के लोगों को जब ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक जिले में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के अंदर में कई डिविजन्स होते हैं, कई जिले के होते हैं। इनकी बात कर रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से पता नहीं कि पानी में कितनी कौन सी मात्रा होनी चाहिए। इनको ये पता नहीं कि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर के अंतर्गत कितने पानी की सप्लाई प्रति व्यक्ति प्रति दिवस दी या नहीं। मतलब शर्म आती है। कॉन्सेप्ट नहीं पता। वो कहते हैं देखिए भाई, ऊपर से गाइडलाइन आ गई, हमने पढ़ी, नीचे मार कर दिया, वो जितनी जानकारी है वो सब समझ लेंगे, समझते रहते हैं। और यही चीज नीचे कम्युनिटी लेवल के साथ में, कम्युनिटी लेवल के लोगों को तो कुछ नहीं पता, सोचते हैं इंजीनियरों का काम है, और जबकि ये सभी से जुड़ा हुआ काम है, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो गौर काबिल की बात है वो ये कि शुरू में तो मोदी जी का इम्पैक्ट था, फोकस था कि इस तरह से वो पाइप की लाइन बिछा दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, और उधर बाकी लोगों को ट्रेन कर दीजिए, चाहे विभागीय लोग हों चाहे कमेटी के लोग हों, और जब ये हो जाएगा तो इनको हैंड ओवर कर देंगे कमेटी को। लेकिन बाद में फिर से वही आ गया कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जा रहा है, ट्रेनिंग और अरे कहाँ इसे चक्कर में पड़े। और ऐसे लोगों से भी ट्रेनिंग दिलाने की कोशिश हो रही है, होती है इन्हीं लोगों के द्वारा, जिनको खुद नहीं आता या जो औपचारिकता करते हैं। तो ये हम धोखा दूसरे के साथ नहीं, अपने आप के साथ दे रहे हैं। हम सबको समझना होगा, बिल्कुल, और सरकार को भी समझना पड़ेगा। 80% वास्तविकता ये है कि 20-25% घरों में पानी उससे पहुंच गई जा रही हो आज की डेट में, तो बड़ी बात। कनेक्शन जोड़ दिया, कनेक्शन जोड़ने से पानी थोड़ी आता है, पानी जाना भी तो चाहिए, उसमें हर कोई आ गया, अपना हिस्सा ले लो बस। ये समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो हमको
छोड़ना पड़ेगा अपना स्वार्थ कि चलो भाई ये काम तो सही हो जाए हर घर में। बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं सर, जैसे हम लोग अंडमान गए थे। एक चीज और, ये तो सप्लाई का पार्ट हो गया। जो अटल भूजल की बात हमने कही थी मैम, वो सोर्स सस्टेनेबिलिटी के लिए है। तो चूंकि ये अभी हर जगह लागू नहीं किया गया, अभी किया जाएगा सभी जिलों में, पूरे देश भर में। अभी पायलट बेसिस पे स्टार्ट हुआ, तो यूपी के 10 जिलों में चल रहा है। उसमें से एक जिले में हम लोग भी पार्टनर हैं उसके, हरियाणा में भी है। हाँ, अटल भूजल में झांसी में जो बुंदेलखंड एरिया है उसका जो मुख्यालय है झांसी, वहां पर हम लोग कर रहे हैं। और उसमें सोर्स सस्टेनेबिलिटी की वाटर का टेबल नीचे से वाकई बढ़ गया, इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया आउट ऑफ वे जाकर के परफॉर्मेंस देने का। तो इसका मतलब कोशिश करने से सफलता मिलती है। लेकिन सबको करनी पड़ेगी, सबको साथ रहना, क्योंकि पानी जीवन है। ये मेरा या किसी विभाग का या किसी अधिकारी का या किसी गांव वाले का नहीं, ये सबका जीवन है एक तरह से। अगर पानी नहीं होगा, मैंने तो वो स्कार्सिटी, हम लोग अंडमान गए थे, तो वहाँ पे जो गवर्नर हैं उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया था, और उन्होंने जो रेन वाटर, क्योंकि वो तो वहाँ पर 3500 mm बारिश होती है साल भर में, और उसके अलावा समुद्र का पानी तो खारा है, तो उनके पास वो बारिश का जो जल है वो ही उनका पूरे साल भर का है। तो उन्होंने बहुत अच्छा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर गवर्नर हाउस में ही बना रखा था। और वो कह रहे थे कि जहां भी मतलब अगर लोग करने पे आए, चाहे वो अधिकारीगण हो या फिर पॉलिटिकल लीडर्स हों या फिर कम्युनिटी लेवल के लोग हों या फिर जो समाज सेवी लोग हों, क्योंकि पानी जो है वो बेस है। अगर पानी नहीं है तो फिर हम जंगल बचा के क्या करेंगे या ये सब बचा के करेंगे। उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम कर रखा था, उन्होंने कहा था कि यही मैं अपने घर पे भी करता हूँ। वो रानीखेत के रहने वाले थे और उन्होंने कहा मैं घर पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है। और अभी तो ये कि हर जगह, हर घर, हर जो इंस्टीट्यूशन है या हर घर में अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि पानी सारा रन ऑफ हो रहा है। हमने जो अभी एडवांस हम लोग जैसे रहने का हमारा स्टाइल हो गया है, जो जमीन जिसमें पानी बरसता था और वो स्वीपेज होके नीचे जाता था, ग्राउंड वाटर होता था, वहां पे हमने सीसी रोड बना दी, टायर्स लगा दिए, सारा पानी ऊपर ही रोक दिया और वो रन ऑफ होके चला जाता है नाले में, नदी में, और वो फिर समुद्र में चला जाता है। इसीलिए स्कार्सिटी है। पहले क्या था कि जमीनें खुली हुई थी, पानी बारिश की पानी गिर रहा है और वो नीचे जा रहा है, और उसके बाद रेन वाटर, उसके बाद ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, तो फिर सारे जितने भी वाटर सोर्सेस थे वो रिचार्ज हो रहे थे। हमने तो गुजरात में ऐसे जो रानी की वाव वगैरह थी, वो हमारे जो पुराने जो हमारे पूर्वज हैं, क्या मतलब उनकी जो विजडम थी, उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसमें रेन का पानी कैसे कुएं में इकट्ठा हो रहा है और वो कितने बड़ी एरिया को वाटर सप्लाई कर रहा है या वो लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल हमारा वो था, उसको कहीं ना कहीं हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो चीजें हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं और बहुत एडवांस टेक्निक्स में जा रहे हैं, जैसे चाल खाल है या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, या फिर जहाँ की जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से जो भी परंपरागत चीजें थी, हमारी पुरानी चीजें थी पानी को बचाने की, वो चाहे राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, या फिर जहाँ पर जो समुद्री इलाके हैं वहां देखिए, या पहाड़ों में जो स्प्रिंग्स होते हैं उनके लिए स्पेशली ऐसा उनको बना दिया जाता था ताकि वहां पे उसको धार्मिक रूप से एक मंदिर बना दिया जाएगा। लोग उसको बहुत, उसका मंदिर बनते ही एक आस्था हमारे दिमाग में आ जाती है, तो पानी कंटामिनेशन नहीं होगा, लोग चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, उसकी पूजा करेंगे तो उसको सेव करेंगे। और हमारे वहां तो एक बिल्कुल शादी के बाद रिवाज होता है कि लड़की को जो नौला एक कहते हैं, जहाँ पर पानी का एक सोर्स होता है, वहां पर उसको ले जाया जाता है कि अब यहाँ से तुम्हारा जीवन शुरू हो रहा है, तो ये घर के लिए पानी बचाने का काम तुझे करना है। तो नौला पूजन करती है, उसको पूजती है वो जो सोर्स होता है। उसके बाद फिर लोग उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम दूधो नाव मतलब फलो, और उसके बाद फिर वहां से शुरुआत करती है जल से अपने जीवन की। तो जो हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, हमारे परंपरागत जितने भी वाटर के सोर्सेज हैं, उनको बचाने की जरूरत है। मैंने तो जितने जगह, चाहे हम सिक्किम गए, हिमाचल गए, बहुत जगह गए, दमन द्वीप गए, अंडमान गए, लक्षद्वीप तक गए। लक्षद्वीप में हमने देखा था कि सर वहां पे जो वेल थे पुराने, वो सूख चुके हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि वो जो समुद्र का पानी है उसको प्यूरिफाई करके देते हैं, लेकिन उसमें मिनरल्स चले जाते हैं।
वहाँ पर उन्होंने पूरा सिस्टम लगाया हुआ है और वो पानी जब उसको उसका हॉट वाटर और वो कंडेंस करते हैं पानी को, और जो पानी की बूंदें होती हैं उसको स्टोर करके काफ़ी बहुत ही एक्सपेंसिव था वो। लेकिन जब हमने वहाँ की कम्युनिटी से बात की, लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि पानी तो हमें मिल रहा है लेकिन इसमें मिनरल्स ही नहीं है क्योंकि कंडेंस करके पानी बनाया है वो। तो फिर उन्होंने स्विट्जरलैंड या बाहर के लोगों से उस तकनीक को कि उसमें मिनरल्स होने चाहिए, जैसे आरओ में सारे मिनरल्स निकल जाते हैं, तो वहाँ भी इन्होंने कहा बच्चों को हम पानी तो दे पा रहे हैं लेकिन मिनरल्स नहीं है पानी में। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसपे हम पानी को रन ऑफ होने से रोक सकते हैं, या फिर हम ऐसे स्ट्रक्चर तैयार करें कि हम अपने घर का आंगन जो है सारा टाइल्स ना करें, कहीं-कहीं जमीन को खाली रखें ताकि पानी गिरे तो नीचे जाए और वो रिचार्ज हो। बहुत तो अच्छा। ये सब चीजें इसमें एक चीज और लग याद आपने ट्रेडिशनल बातें की, बहुत अच्छा कि जो आजकल हम लोग कार में वो बॉटल रखते हैं पानी पीने वाला या यूज करते रहते हैं, तो गर्मी का समय आ गया है, वो बॉटल गर्म हो जाता है, उसका पानी भी गर्म हो जाता है। दैट इज नॉट बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ। उसमें प्लास्टिक का एक छोटा सा ही सही अंश शामिल हो जाता है पानी के गर्म होते ही, और तो मना भी किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा वो हो जाएगा इकट्ठा तो वो नुकसानदेह, वो ब्लास्ट भी कर सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पर भी सचेत रहना है कि इवन अपने कार में भी हम प्लास्टिक के बॉटल न रखें, बल्कि उसकी जगह आजकल वो मिट्टी का वो थर्मस जैसा बना हुआ मार्केट में आ गया है। हमारे लोगों में तो मिला, हमने तो लाकर रखा हुआ दिया भी अपने लोगों को, और अपने अलग-अलग जगहों पे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, बल्कि उसमें रख लें। और एक चीज़ और कही गई है कि जैसा भी आपने कहा कि पानी तो इकट्ठा करके पी लिया, उसमें मिनरल्स नहीं है, तो ऐसा बताया गया हमारे यहाँ, तो लोगों ने टेस्ट भी किया था कि पानी को सुराही में, गगरी में रख लीजिए तो उसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, और टेस्ट किया एफटीके से, तो उसमें उसकी मात्रा बढ़ी हुई थी। तो इसके अलावा भी सिस्टम जैसे हम लोग जो यूज करते हैं जिसमें हम एक बार उसको करने में काफी पानी निकल जाता है, तो एक ये भी टेक्निक है कि आप एक प्लास्टिक की बोतल में आधा रेत भर दीजिए और उसको सिस्टम में डाल दीजिए, तो वो पूरा 4-5-7 लीटर पानी नहीं बल्कि कुछ कम पानी उसमें जाएगा। ये भी एक टेक्निक उनियाल साहब है हमारे जो जल संस्थान के एचओडी रहे, तो उन्होंने एक टेक्निक उसमें निकाली थी, तो वो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो, उसमें कैसे पानी बचाया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी हम लोग का जो अभी सिस्टम वाला है जिसमें हम लोग एक बार प्रेस करके पानी को बहा देते हैं और उसको फिर रिसाइकिल भी नहीं होता है। अब तो बहुत ऐसी टेक्निक आ गई है कि पानी को, इवन यहाँ तो ऐसा है कि जो सीवर का पानी है उसको भी रिसाइकिल करके बहुत अच्छी तरह से उसमें गार्डनिंग में, हालांकि पीने के योग्य नहीं होता वो, लेकिन वो आपकी बहुत अच्छी गार्डनिंग में, क्योंकि उसमें वो सारी मिनरल्स तो होते हैं जो फर्टिलाइज करते हैं जमीन को, तो उसमें से स्लज निकाल के पानी को प्यूरिफाई करके फिर वो गार्डनिंग और ये इसमें यूज किया जा सकता है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो मतलब पॉलिसी लेवल पे होती हैं, लेकिन ये तरीके हैं और बहुत सस्ता है, ऐसे कर भी रहे हैं काम। बहुत अच्छा गीता मैम ने और शैलेंद्र जी ने अपने अनुभव को भी इसमें डाला, और इन एडिशन टू जो हमारा मैनुअल है उसको पढ़ के जो ट्रेनिंग कराते हैं, और सबसे बड़ा ज्वलंत प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को सोचना चाहिए, और ट्रेनर को ड्यूटी होती है कि जो कुछ भी हम स्किल सिखाते हैं, जो भी नॉलेज देते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, जिसको हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, उसको उसके संबंध में हमें एश्योर हो जाना चाहिए कि ये लोग जितने भी ट्रेनिंग में आए हैं खाली एंजॉय करने नहीं आए, लेकिन जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने का चेष्टा करें। आपने अभी बताया गीता मैम ने कि कल्पना करो कि एक दिन पानी नहीं रहेगा, सवेरे उठोगे तो कैसा लगेगा। इसका हमने एक स्टोरी पढ़ा, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया और उससे सारी बातें पूछी जा रही थी, उसको बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन वो बहुत सड़ा हुआ क्रिमिनल था, कुछ भी निगल नहीं रहा था। तो उससे पूछा गया कि तुम क्या खाओगे, तो उसने कहा कि मैं खूब तीता और खूब टेस्टी मीट खाना चाहता हूँ। तो उसको खूब तीता और खूब टेस्टी मीट दिया गया और उसको कहा गया जितना खाओ भर पेट खिला दिया गया। उसके बाद वो पानी मांगा
तो पानी मांगा तो कहा कि पहले तुम अपना राज बताओ, अपने ग्रुप के लोगों का नाम बताओ। मार खा के उसने जो बात नहीं बताई थी तो वो भी नहीं बता रहा था, लेकिन जब चिल्लाने लगा, छटपटाने लगा पानी के लिए, क्योंकि बहुत सा मांस खा लिया था उसने और छटपटाने लगा, अब देखा कि अब उससे रहा नहीं जाता तो उसने सारी राजें खोल दी। तब एक गिलास पानी दिया गया, फिर बांट के धीरे धीरे उस पानी के सहारे, फिर पानी को का लैकिंग दिखा के और फिर उससे सारी बातें निगलवा ली गई और उसके सारे ग्रुप को पकड़ लिया गया। तो पानी का इतना इम्पोर्टेंट, मतलब ये हुआ कि मार खा के जो चीज नहीं बताया, मीट खा के बता दिया। मीट नहीं, मीट खा के नहीं, पानी नहीं दे के बता दिया। पानी के लिए उसको तड़पा के उससे बात निकलवा दिया। खाना खिला दिया तो उसको प्यास तो लगेगी, उसको टीका लग रहा है, और पानी के तलाश में और पानी के नहीं मिलने की वजह से उसने सारी बातें बता दी। अब एक बात बहुत इम्पोर्टेंट शैलेंद्र जी ने बताया कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे आयुर्वेद बहुत फेमस डॉक्टर है मेरठ के, डॉक्टर एस.एम. भट्ट। और डॉक्टर एस.एम. भट्ट जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कहा गया आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, अभी हम लोग के घर में तो आरओ लगा हुआ है। आज एक नई बात हमने सीखी इस वेबिनार के माध्यम से, और ये तो बात जानते थे कि प्लास्टिक कार में प्लास्टिक के बोतल में पानी नहीं रहा, हम लोग स्टील के का बोतल यूज करते हैं। तो लेकिन इस संबंध में हम आपका मतलब डॉक्टरी ज्ञान लेना चाहेंगे एस.एम. भट्ट साहब। एस.एम. भट्ट साहब, बहुत अच्छी बातें, बड़े अच्छे प्रसंग, बहुत अच्छा बात हो रहा है और हमारे इतने विद्वान जुड़ जाते हैं कि हमारा एक एक का वेबिनार, एक एक रिकॉर्डिंग जो होता है, हमारे विनय शुक्ला और जोशी जी जो रिकॉर्डिंग करते हैं, और ये सब मतलब स्टोरेबल हो जाता है, उसको बार बार सुनना पड़ेगा और बार बार समझना पड़ेगा, तब हम एक्सपर्ट बनेंगे और तब हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन भट्ट साहब, आप बताइए कि आरओ का पानी हम नहीं यूज करें तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है और उससे क्या नुकसान होता है? अगर सर आरओ मजबूरी बन गई है तो आरओ पानी अगर पी रहे हैं तो आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि सारे मिनरल्स, जो मेन मिनरल्स हैं हमारे, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स कर रहे हैं, सारे मिनरल्स को रिवर्स कर रहे हैं। जी 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 और सर। दूसरी प्रोसीजर होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का पर्पज ये था कि हम फिल्ट्रेशन करें और माइक्रोब्स को हटाएं। माइक्रोब्स को हटाते हटाते हमने मिनरल को हटा दिया। और की वजह से आप देखें कि बहुत सारी समस्याएं, जैसे फ्रोजन शोल्डर हो रही है, आर्थराइटिस की बड़ी समस्या हो रही है, कंधे में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल हो रहा है, हड्डियों का भी असर है, हड्डियों का दर्द हो रहा है। तो काफी जो प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम तो मैंने ठीक किया है सिर्फ मल्टीविटामिन और अश्वगंधा और मिनरल वाले कंपोनेंट दे करके। तो हमको ये रिसर्च से हमने ये पता लगाया कि रिवर्स ऑस्मोसिस की जगह सिर्फ ऑस्मोसिस रहे, फिल्ट्रेशन रहे, और उससे भी सबसे ज्यादा अच्छा पानी मटके का पानी है। काफी रिसर्च हुई है और इंडिया में कम, अमेरिका में ज्यादा हुई है मटके के पानी के ऊपर। मटके को अगर मटके में पानी अगर 24 घंटे रख देते हैं तो वो अल्कलाइन वाटर में चेंज हो जाता है, जो कि हमारे बॉडी के कई प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है, जैसे जीआरडी है, गैस्ट्रो रिफ्लेक्स डिजीज, जिससे कि हार्ट बर्न होता है, और कब्ज की जो 90% लोगों की समस्या है उसका कारण भी आरओ वाटर है, जिसमें सारे मिनरल्स जो एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए चाहिए, जो फंक्शनिंग के लिए चाहिए, तो पहले तो सुविधा दी जाती है, फिर इसके बाद रोग पैदा किया जाता है, फिर रोग की बात की जाती है, फिर रोग को ठीक किया जाता है। और अब सबसे बड़ा चलन क्या है जी सबसे बड़ा चलन हो गया है, प्लास्टिक की बात कही सर ने, प्लास्टिक में पानी पीने का। तो मेरे समझ में नहीं आता, जब कॉपर की बोतल अवेलेबल है तो प्लास्टिक की हर चीज, प्लास्टिक में चाय भी। बीएचयू में एक सर डॉक्टर है, वो मेरे संपर्क में है, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने एक सर्जरी की थी जिसमें 250 ग्राम का माइक्रो प्लास्टिक, जब ट्यूमर को सर्जरी करके निकाला गया तो वो उनके इंटेस्टाइन में फंसा हुआ मिला। तो वो जो क्या करते थे कि सुबह सुबह जो है चाय ले आते थे प्लास्टिक में, गरम दूध प्लास्टिक में थैली में, और पानी की बोतल भी
मतलब सब दिन रात उसी में पीना, क्योंकि उनकी ड्यूटी आवर्स बहुत लंबी होती थी। तो लोगों को एक हैबिट डाला गया बिना सोचे समझे। अब उसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को समझाने में उतना हम मेहनत कर रहे हैं और फिर भी शायद वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो माइक्रोप्लास्टिक ही कैंसर का कारण है, जो इतना भयंकर कैंसर हो रहा है। तो मेरा लास्ट में ये कहना है कि पानी सुधारें, उसकी क्वालिटी सुधारें और कोई तांबे या स्टील का ही यूज करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सर, नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए मेडिकल सलाह भी हमको मिल गया और हमारे बॉटनी के एक्सपर्ट, बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर ये VN झा, विद्यानाथ झा जी भी हैं। आप क्या जोड़ना चाहेंगे झा जी? आप अपने बॉटनी हिसाब से क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे जो हमारे विद्वानों ने बताया? और बहुत अच्छी बातें बताई और वेबिनार बहुत अच्छा रहा आज का। तो आप क्या बोलना चाहेंगे विद्यानाथ झा जी? हाँ, आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें विद्यानाथ झा जी? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के सामयिक विषयों को रखने के लिए यहाँ पर चर्चा हेतु बहुत ही सार्थक बहस हुई, संवाद हुआ, बहस नहीं संवाद हुआ। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारे जितने श्रोता हैं ये तो अभी विचार जरूर करेंगे। प्लास्टिक तो बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन अब विचार जरूर करेंगे कि आरओ को कैसे छोड़ा जाए। आरओ का अच्छा डॉक्टर साहब, आरओ आपने कहा मटका के पानी में पानी रखना, तो क्या गर्म पानी करके मटका में रखा जाए या जैसे नल से डायरेक्ट पानी आ रहा है उसी को मटका में रखा जाए? डॉक्टर भट्ट साहब, डॉक्टर भट्ट साहब या डॉक्टर श्रीवास्तव जी बताएं। देखिए सर, पानी को बॉयल करके रखने का जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे यही है मूल कारण कि जो उसमें बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन है उसको सीमित किया जाए। अगर हमको लगता है कि ये पानी साफ है, इसमें कोई इस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, तो बजाय इसके कि हम कोई और उसमें संशोधन करें, सीधे आप पानी मटके में डालिए और वो खुद हर चीज को रोक लेगा अपने पास। अच्छा। उसका जब वो फीचर ही बदल दे रहा है, अल्कलाइन कर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर बहुत से तत्वों को बदलेगा। जो मिनरल्स भी कम है वो मिनरल्स को भी प्रचुर मात्रा में कर देता है। अच्छा। तो वाकई इसीलिए सुराही का पानी बहुत अच्छा लगता है। एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा सर, अगर आप यहाँ मौका दें। हाँ, बोलिए बोलिए। झा साहब, आपसे माफी चाहता हूँ, मैं बीच में इनके कहने पर बोल रहा हूँ कि ये कभी हम लोगों ने गौर किया है कि ये पानी जो कहा जाता है कि जो शुद्ध है वो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, फिर भी हमें जो शुद्ध पानी, अच्छा पानी होता है, मीठा क्यों लगता है? जब पानी जो शुद्ध है, ऑफिशियली यही कहा जाता है ना, जिसका न कोई रंग हो, न गंध हो और न ही कोई स्वाद हो, वही पानी शुद्ध है। तो फिर जो पानी अच्छा होता है वो अच्छा क्यों लगता है, मीठा क्यों लगता है? ये एक ऐसा विषय है जो हम लोग ऐसे समझते रहेंगे तो बहुत सी चीजें हमारे अंदर पॉजिटिविटी में आ जाएगी और हमारे व्यवहार को सेव करेगी। कि पानी में जब साल्ट बढ़ जाता है, लवण की मात्रा बढ़ जाती है, तब वो खारा लगता है, और जब वही कम हो जाती है और सब मिनरल से हो जाती है, उसी वजह से मीठा लगता है। लेकिन जो बिल्कुल शुद्ध होगा ना, वो कोई मीठा उठा कुछ नहीं लगता, वो सब ऐसे ही लगता है, नॉर्मल, वो मिलती ही नहीं। ये मिनरल्स का स्वाद है जो हम लोग लेते रहते हैं। सर कंटिन्यू करें। हाँ, झा जी बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था, ठीक है, अभी जो सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं या जो उपलब्ध पानी है उसको हम ठीक तरह से कितना स्वच्छ रूप में लोगों तक पहुंचा सकें, आप आज का ये संवाद उस पर केंद्रित था। लेकिन मैं समस्या के मूल स्रोत पर, मूल बिंदुओं पर जरा जाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हम दरभंगा में रहते हैं, ये जो इलाका है इसको हम लोग दोनों बोलते हैं, नदी मातृक और देव मातृक। देव मातृक का कहने का मतलब हुआ कि रेनफेल, और नदी मातृक मतलब नदियां, खास करके ग्लेशियर से निकलने वाली कोसी वगैरह जो नदियां हैं, तो उनसे जो पानी आता है
नदी मातृक और देव मातृक दोनों ही इस एरिया के विषय में कहा गया, ये शब्द प्रयोग में आते हैं। अब मेरा कहना है, मैं 2019 की बात करता हूँ, हालांकि प्रॉब्लम उससे पहले से था। दरभंगा जैसे शहर में, जिसको कि मतलब पूरे मिथिला क्षेत्र को पानी का मायका कहा जाता है, नैहर कहा जाता है, उस क्षेत्र में ऐसी समस्या हो गई। हम लोगों ने ऐसी समस्या पहले कभी नहीं देखी थी। बड़ा पोखरा है, हराही पोखरे के ऊपर किनारे पर मेरा घर है, और यहाँ भी 2019 में उतने बड़े पोखर के किनारे पर रहने के बावजूद पानी का संकट हुआ, और ना चाहते हुए भी पानी पर हम लोग इतना भाषण करते हैं, मुझे भी सबमर्सिव करवाना पड़ा। यह एक वस्तु स्थिति है। और उसके बाद से तो लगातार हर वर्ष पानी का जो पैटर्न है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो रेनफॉल का पैटर्न है, उसमें बदलाव हुआ है। निरंतर आपको इस शहर में, इस एरिया में 1200 साढ़े 1200 मिलीमीटर एनुअल वर्षा हुआ करती थी। आज की तारीख में वो सिमट गया है 800 से 900 मिलीमीटर के बीच में। इतना भयंकर पानी का संकट, जो स्थिति लगातार हो रही है, हर साल पानी की मात्रा में कमी हो रही है। पहले तो यूनिवर्सिटी में ये मतलब बाढ़ को लेकर के छुट्टी होती थी, अब तो लगता है कि सुखाड़ को लेकर के ऐसी स्थिति बनेगी। और कोर्ट में जो खाज कहते हैं, उसके ऊपर ये है, इस पूरे शहर में कभी 300 से ऊपर पोखरे हुआ करते थे, और आज की तारीख में इसी डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जल को लेकर के, जल का जो इतना बड़ा संकट है या उसका इतना बड़ा महत्व है, और सरकार की भी योजना है, किसी भी जल क्षेत्र को आप भर नहीं सकते। लेकिन आज यहाँ सरेआम अंडर द वेरी नोज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ये पोखरे भरे जा रहे हैं, जल स्रोत भरे जा रहे हैं। सरकार है भी कि नहीं, कभी कभी हम लोगों को इस बात का तो संदेह होने लगता है। जल और ये तालाब बचाओ अभियान, इस तरह के स्वयंसेवी अभियान करने वाले बहुत लोग हैं, जो कि एनजीटी वगैरह में भी जा रहे हैं। तो ये देखने की जरूरत है कि ये स्थिति क्यों हो रही है। ऊपर से नीचे तक नेक्सस बना हुआ है, यहाँ से लेकर के पटना तक, और ये जिसमें जो लोग आगे आते हैं, उनकी जान पर ये खतरा हो जाता है। तो ये भी सोचने की का विषय है। आप लोगों ने टेक्निकली जो भी पानी उपलब्ध है, उसको हम ठीक ढंग से कैसे पहुंचाएं लोगों तक, इस पर केंद्रित था। इसीलिए मेरा विषय थोड़ा उससे हटकर है, लेकिन मूल समस्या वही है कि हम 2019 में जो संकट हुआ, एक महिला जो मैं समझता हूँ कि निचले तबके से थी, वो वहां से हल्ला करते हुए आई कि सर कुछ नहीं, हमारा इंडा हमको वापस कर दीजिए। मतलब वो हॉस्पिटल के पास एक बहुत बड़ा कुआं था, इनार था, जिससे चारों तरफ पानी की सप्लाई होती थी और पानी उसमें कम नहीं होता था। उसने सीधा प्रश्न यही किया कि मेरा जो इंडा है, मुझे वापस उसको कम से कम चालू कर दीजिए, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो पानी के जो ये मतलब स्रोत हैं, पारंपरिक स्रोत पोखरे हैं, आपको अब तो नदियां भी एकदम स्टैग्नेंट हो जाती हैं, नदियां भी स्टैग्नेंट हो जाती हैं। तो वाटर कोर्स को रिचार्ज करने की जो क्षमता है, वो इतनी कम होती जा रही है, घटती चली जा रही है कि आने वाला समय और भी ज्यादा संकटग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए इस समस्या के समग्र रूप को हम समग्र रूप से देखें और उस पर चर्चा करें, और हमारी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो भी इसमें इफेक्टिव हो। जो कानून है उनका ठीक से पालन हो, कानून को ठीक से पालन करने वाले लोगों का चुनाव किया जाए, उनको लगाया जाए, ताकि ये समस्या और भी गंभीर होने से बचा जा सके। यही मुझे कहना था। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और एक नए पहलू पर भी, पानी से ही संबंधित पहलू पर डॉक्टर विद्यानाथ झा जी ने हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तो इम्प्लीमेंटेशन से ही संबंधित ये चीज है। तो हम चाहेंगे कि अपने ट्रेनिंग के समय, क्योंकि शैलेंद्र जी भी ट्रेनिंग करवाते हैं, गीता जी भी ट्रेनिंग करवाती हैं, हम भी ट्रेनिंग कराते हैं, जोशी जी ट्रेनिंग कराते हैं। हम लोग आगे से ट्रेनिंग में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, जो वाटर के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको भी बचाने के लिए प्रयास किया जाए, और गवर्नमेंट में उसमें जो नियम बनाए गए उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हम उसको भी सुरक्षित रखें। और जो नए प्रावधान बनाए गए हैं, उसमें देख लें कि ये जो प्रॉब्लम विद्यानाथ झा जी ने बताया, वो उसका समाधान के लिए कोई उसमें
जिक्र है या नहीं, कोई सजेशन है या नहीं। और हमारे भावनगर गुजरात से अभय कृष्णन जी भी आए हुए हैं। अभय कृष्णन जी प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं। तो अभय कृष्णन जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? अभय कृष्णन जी, बहुत अच्छा चर्चा हो रहा है और हर आदमी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जा रहा है। अभय कृष्णन जी। सर सर्वप्रथम आप सभी टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और सुरेंद्र सर ने जितना बताया काफी बेहतर बताया। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में नहीं था, मिस कर गया, बट मैं कुछ पॉइंट्स को इसमें रखना चाहूंगा। सबसे पहले जैसा कि पहले तो ये जानना जरूरी कि हमारे वाटर के सोर्स क्या है। पूरे वर्ल्ड में मेरे नजर में 3 ही सोर्स है जो बताया गया। आपका एक सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर और आपका एक रेन वाटर। ये 3 ही सोर्स है जिसके थ्रू पानी का हो सकता है। दूसरी चीजें हैं सब कि एक सबसे बड़ी दुविधा ये है पानी वेस्टेज होने का। हम अभी ये सिखा रहे हैं सबको कि ये यूज नहीं करना, वो यूज नहीं करना, लेकिन कभी भी हमारे एजुकेशन के सिलेबस में हाउ टू सेव द अर्थ, हाउ टू सेव द वाटर, हाउ टू सेव द, कहीं भी आप 10वां तक देखा जाए किसी सिलेबस में नहीं मिलेगा आपको। तो जब बचपन से ही इन चीजों को विकास नहीं किया गया तो आगे बड़ा होकर सिर्फ करने से कोई फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारना होगा। ऐसी चीजें हैं। अब बच्चों को उनके प्रति सिखाना होगा। कम से कम हम नहीं बचा पाए तो हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो उस चीजों पे विशेष रूप से ध्यान दे। तीसरा चीज है कि जो सर ने बताया प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक में मेरा तरफ से एक एडवाइस है। उसमें आप देखेंगे प्लास्टिक की क्वालिटी होती है, पैट 1, पैट 2, पैट 3, टोटल 7 क्वालिटी है। उससे मिनिमम आप जो भी लंच बॉक्स लेते हैं या बच्चे को जो देते हैं उसमें कम से कम पैट 5 का आप जरूर यूज कीजिए। बाकी डिटेल तो अभी नहीं दे पाऊंगा, बट पैट 5 इज द बेस्ट, जो कि आपको ज्यादा इफेक्टिव बॉडी को नहीं करेगा। 7वीं चीज जो सर ने बताया, मटका। हमारे नजर में मटका एक ऐसा फिल्टर है पूरे वर्ल्ड में जो पानी को सभी क्वालिटी को बैलेंस करता है। अगर वो ज्यादा है उसको कम कर देगा, अगर वो कम है तो उसको वापस बैलेंस कर देगा। ये मटके की सबसे बड़ी खूबी है सब। तो मटका ही यूज करना चाहिए। कैसा भी पानी हो आप उसे बेहिचक देकर उसको पीने लायक ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से बन सकता है सब। और सबसे बड़ी चीज है सर कि पानी का जो जनरेशन है, जहां तक मेरी जानकारी है सर, आपका 1 kg हवा में अप्रोक्स 14 kg के आसपास वाटर वेपर होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में पानी जो पृथ्वी पर खत्म हो तो ये ऑक्सीजन भी लेना मुश्किल हो जाए। कई कंपनियां ऐसी आएंगी जो इसके थ्रू पानी को बना के बेचना स्टार्ट करेगी। ये भी एक चीजें हैं। तो इन चीजों से मैं यही कहूंगा कि टॉपिक काफी अच्छा है, बट इसका उद्देश्य जो है उस उद्देश्य को सामाजिक के बीच में जाना चाहिए। ये सिर्फ बौद्धिक स्तर का ही नहीं सब्जेक्ट है, ये एक सामाजिक स्तर का भी सब्जेक्ट है और समाज को इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज मैं तो ये समझता हूँ कि हम अपनी जिंदगी जी रही है, बट आने वाले बच्चों की जिंदगी के लिए शायद कुछ छोड़ के ना जाए। एक सबसे बड़ा सोर्स है भी सर फॉरेस्ट, पानी का, जो कि नेचुरल तरीके से पानी को संग्रहित करना, जमा करना, उसको रिस्टोर करना, अब तो वो भी नहीं बच रहा है। अभी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए हैं सर। किसी का कोई ध्यान नहीं है। बस अभी तो हम अपने बच्चों को लेके बगीचे में जा रहे हैं या म्युनिसिपैलिटी के बनाए हुए पार्क में घूम रहे हैं। आने वाले दिन में शायद ये भी ना नसीब हो। तो कहीं ना कहीं से मैं इसको मानता हूँ कि एजुकेशन के माध्यम से बचपन से ही इसको सिलेबस में ऐड किया जाए और इसको लोगों को जागृत किया जाए। इसके ऊपर कई तरह के प्रोग्राम भी आयोजित किए जा हो भी रहा है, बट इंटरेस्ट काफी कम है लोगों का। अभी कुछ दिन पहले से मैंने एक प्रोग्राम किया था, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। तो हमने देखा लोगों को उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा उस चीजों को, उनको मतलब ही नहीं है कि पृथ्वी को कैसे बचे। तो एक तरह से ये समझते हैं कि लोगों को जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है एजुकेशन से। मैं ये बस यही इतना बोलूंगा। इस माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा एजुकेशन में इस चीज को लेकर आया जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए स्पेशली। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आपने सलाह दिया और ये भी इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित था। और ये सारे विद्वान लोग यदि मिलकर के इसको इम्प्लीमेंट करने का और जितने सारे बातें बताई गई उसको
ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई और ट्रेनिंग को एक एंजॉयमेंट नहीं समझे, एक फॉर्मेलिटी नहीं समझे। ट्रेनिंग को मतलब सीख करके और फिर हम उसको अमल करें। ये इस चीज के लिए अब जैसे टीएनए का कोर्स ही हम लोग करते हैं तो उसके बाद प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और उसमें 3 जगह का हम लोगों ने कितने जगह का हम लोगों ने टीएनए किया, बहुत जगह का, 100 जगह का, 100 कंपनी का हम लोगों ने किया, वहां रिफॉर्म किया और उसके बाद हम अपना कंसल्टेंसी फर्म भी खोल लिए। तो इस तरह से इंटरेस्ट लोगों को जगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट जगा करके और मतलब उससे उनको भी लाभ हो और सीखने वाले को भी लाभ हो और ह्यूमन लाइफ का भी सेव हो। ये चीज को ध्यान जी हाँ। रखेंगे। गीता मैम भी हैं और शैलेंद्र जी भी हैं, अभय कृष्णन जी भी हैं, विद्यानाथ जी भी हैं, सब लोग हम लोग डॉक्टर भट्ट भी, और ये हम लोग इसको आगे से इसको बहुत ध्यान, हम तो क्या ध्यान देते हैं, हम ईच इंडिविजुअल में नॉलेज और स्किल डालते हैं। नॉलेज से कॉम्पिटेंसी बढ़ती है और एटीट्यूड से कमिटमेंट बढ़ता, मैं ये करके दिखाऊंगा। तो ये हम लोगों से करवा के भी देखते हैं और प्रैक्टिकल बहुत सारा चीज करवाते भी हैं। उमेश जोशी हमारे लखनऊ से। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस पॉइंट पे। हाँ बोलिए। सर अभी आप देखेंगे बचपन से हम लोग को कई मुहावरे सिखाए जाते हैं जी। जंगल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, जंगल है तो ऑक्सीजन है, और भी कई सारे। लेकिन अभी समाज में मैंने क्या एक चीज ऑब्जर्व किया, एक नया मुहावरा आ गया है सर। हाँ। वो मुहावरा मैं बोलना चाहूँ, दुनिया का ठेका तुमने लिया है क्या? अगर आप कुछ भी स्टार्ट करेंगे ना तो पहला वर्ड ये आएगा, तुम्ही को ठेका मिला है क्या? दुनिया का ठेका तुमने उठाया क्या? अगर चलो यार क्या कर रहे हो यार, टाइम जा रहा है। ये 3-4 मुहावरे आज का बहुत ट्रेंड में आ गए हैं सब। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं जिस जगह पे रहता हूँ सर, इस जगह पे पानी लाने के 70 किलोमीटर से पानी सप्लाई होता है वाटर टंकी के थ्रू। मैं धुलेरा करके एक छोटी सी जगह है और अभी पाइपलाइन वगैरह से बिछ गया, लेकिन वो 35 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन बिछा कर पानी दिया गया है सर। चारों तरफ नमक की खेती है, कहीं पीने लायक पानी नहीं है। वनली पाइप ही एक माध्यम है, किसी दिन बंद हो गया, शॉर्ट हो गया तो गया काम से। फिर वही कहावत है, दुनिया का ठेका तुमने लिया है क्या? तो ये वर्ड्स, ये मुहावरा बहुत ट्रेंड्स हो रहा है सर। आपने सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में। तो लेकिन क्या है, अपना काम करेंगे। और एक चीज तो है, इतना भी लोग मेरी बुराई करें और जोशी जी मेरे अभी यहाँ पे हैं भी, इतना भी मेरी लोग बुराई करें, आलोचना करें, एक चीज तो जो है कि जो छाप हम ट्रेनिंग को देते हैं, गीता मैम भी है, गीता मैम के साथ भी कराया, श्रीवास्तव जी के साथ भी कराया। हम जो ट्रेनिंग माने एक एक ट्रेनिंग पे जो ध्यान देते हैं वो लोग याद करते हैं और इसीलिए आज हमारे ग्रुप में 450 लोग हैं, 450 IAS, IPS, IRS और सब डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, ट्रेनर सब हैं। तो एक चीज तो है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो लोगों का ठेका लेना, वो बोलने वाले बोलेंगे ही, और हम लोग को डिटेल्स में सिखाया गया है कि किस तरह के लोग होते हैं और उनसे कैसे उनको डील करना है हर इंडिविजुअल से। तो इसलिए हम अपना काम करेंगे और आप अपना काम अपने ढंग से करते, इसलिए आप अभय कृष्णन है और शैलेंद्र जी अपना काम करते हैं, इसलिए आज हमने उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया और भविष्य में भी बुलाएंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको आना पड़ेगा, वो आएंगे और हम लोग भी जब उन बुलाएंगे तो वहां जाएंगे। और अभी तो स्वच्छ भारत मिशन हुआ है, पानी का हुआ, अब स्वच्छ भारत मिशन है, सैनिटेशन है, ये सब पर भी शैलेंद्र जी का विद्वता है और हमारे गीता मैम का विद्वता है। हम लोग इस पर भी कोर्स करेंगे। हम जोशी जी से कहेंगे, जोशी जी आप क्या लास्ट कमेंट करेंगे? जोशी जी हाँ, धन्यवाद दे दीजिए।
और आशीर्वाद भी दे दीजिए और फिर सबको कहिए कि कल सिकंदर जी के प्रोग्राम में जरूर आए। वो हेल्दी रिलेशनशिप पर बोलेंगे। अभी जो रिलेशनशिप एक आदमी का दूसरे आदमी से कैसा होता जा रहा है, मुंह से मीठा मीठा बोल रहे हैं, पीछे से चूड़ी मार रहे हैं और आपस में मिल नहीं रहे हैं, बाहरी लोग आक्रमण कर रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं। तो स्वस्थ रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाए और हमारे दो आदमी ठीक से नहीं रह पाते हैं और जिसके वजह से बाहरी लोग घुस करके हमारे घर को बर्बाद करते हैं। तो इस पर बोलेंगे। तो कल के प्रोग्राम में भी सब रहिएगा। और उमेश जोशी साहब का अमृत बानी, उमेश जोशी जी। हाँ। हाँ। बहुत प्रभावी। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। बिन पानी मोटी मानुष चून। लेकिन जो चीज लेकिन जो चीज उसमें पानी वो पानी जो रहीम दास जी ने कहा, वो तो शायद इज्जत से संबंधित है ना। वो पानी पानी। हाँ। 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 हम्म। हम्म। हम्म।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर एएन प्रसाद जी कहीं बंबई गए हुए हैं और बहुत व्यस्त हैं, और बोले हैं कल आएंगे। काल शेट्टी साहब आईएएस जो हैं वो किसी चीज में बिजी थे। बोरा साहब सबसे हमने पर्सनल बात किया है। नागेश झा क्यों नहीं आए ये पता नहीं चला। और तीसरा चंद्रेश्वर खान साहब आके चले गए, शायद वो किसी फंक्शन में व्यस्त थे। तो हम कल के दिन अमिताभ उम्मीद सर एक करें। बात बोलना चाह रहे थे। हाँ जी। पहले तो जोशी साहब को सुनकर के बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी सर, आपके अच्छे वर्ड्स के लिए, शब्दों के लिए। आपने हम लोगों का मान बढ़ाया और हौसला भी बढ़ाया। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब पर्सनालिटी हैं, और आपके जो लेक्चर होते हैं वो बहुत ही उम्दा, स्तरीय और बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं। हम लोग व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद करते हैं आपको सुनना, और ये मौका मिला हम चाहेंगे कि आपका भी सेशन रखा जाए। और दूसरी चीज डेली रखा जाए। और दूसरी चीज जो अभी आपने कही रहीम दास जी की, कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो जो 3 चीजों का उन्होंने इस्तेमाल किया है पानी के संदर्भ में,
उसकी खासियत ये है कि यदि मोती बहुत देर तक पानी में पड़ा रह जाए तो उसका जो कलर है वो खराब हो जाता है। वो जो मोती है वो फूल जाती है, उसकी जो ऊपर की परत है वो कमजोर हो जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा मोती जो है अगर उसमें पानी पड़ जाए तो वो खत्म, फिर वो दोबारा अपने पुरानी अवस्था में आ ही नहीं सकती। वेरी गुड। उसी तरह उन्होंने मनुष्य को मानुष कहा है, मनुष्य के बारे में, कि व्यक्ति जो बोल रहा है, जो कह रहा है, जो सुन रहा है और जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, यदि वह उसके प्रति निष्ठावान और सजग और सतर्क और गंभीर नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो उसकी जिंदगी, उसका हर कुछ व्यर्थ है। यानी उसका पानी ही मर गया, वैल्यू ही नहीं रही। वो जो लोग बोलते हैं झूठा है, बेकार आदमी है, उसकी बात ही मत कीजिए, सुनिए मत, या वो आदमी बहुत पक्का आदमी, एक लाइन बोल दिया भाई साहब अब चिंता न कीजिए, अब आप बेफिक्र हो जाइए, ये उन्होंने उसके वैल्यूज से जोड़ दिया, वैल्यूज मनुष्य के साथ। और जो चूना है, चूना को चून कहा है, हम सभी जानते हैं चूना में पानी पड़ जाए तो उसके बाद जो उसके अंदर की हीट है वो निकल आती बाहर, जो उसके अंदर की ताकत है, उसके जो जोड़ने की उसकी ताकत है, जो एकदम वो सब खत्म, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, फिर वो दोबारा वो जो लाइम है, चूना अपने रूप में नहीं आता। इसीलिए रहीमदास जी बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने ये बात कही, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष। वाह, कमाल कर दिया आपने, बहुत कमाल कर दिया आपने। और कुछ कुछ चीजें ऐसी बात बताई जो हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। गीता मैम, आपका भी एक क्लास होना चाहिए, और बहुत दिन हो गया हम लोग आपके, आज बहुत बात आपके बहुत सारे गाइडलाइंस सुने, विद्यानाथ झा जी से भी सुनेंगे। और सर बस इतना कहना चाहूंगी सर कि अब पानी के लिए, क्योंकि हम लोग इतने लोग हैं यहाँ पर, तो हमसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। हम लोग अगर शुरुआत करेंगे सेव द वाटर, और जो चीजें हमने आज डिस्कशन की, क्योंकि सबने कहा कि आगे जो जीवन है, हमारा फ्यूचर, जो बच्चे हैं, आने वाले बच्चे हैं, उनको जीवन अगर देना है तो स्कूली शिक्षा में बहुत जरूरी है, या हमको अपने आप से शुरू करना पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिक्वेस्ट करूंगी आज हम एक कमिटमेंट कर लें सब लोग कि हम अपने स्तर से, अपने आप से शुरू करेंगे। बिल्कुल शुरू करेंगे, एकदम आपके साथ हम लोग चलेंगे। और हम लोग ये बहुत सारे सजेशन जो दिए गए अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तब दूसरे को हम समझा पाएंगे और हमारी आवाज में वो ताकत आएगी जो लोगों को प्रभावित कर सके। बिना हमारे अपने अपनाए हुए हमारा ट्रेनिंग का असर कम होगा। हम यदि उसको अपना लेंगे तो मेरे आवाज में वो ताकत आएगी जो लोगों को बदल पाएगी, और हम ट्रेनिंग को भी सफल कर पाएंगे और आज के वेबिनार को भी सफल कर पाएंगे। कैलेंडर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, गीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभय कृष्णन जी का धन्यवाद, डॉक्टर विद्यानाथ जी का भी बहुत धन्यवाद, उमेश जोशी साहब का भी धन्यवाद, और हमारे उसमें साकेत बासु कनाडा से आए थे, और भी बहुत सारे लोग आए थे। सभी लोग जो आए थे उनका भी धन्यवाद। चंद्रेश्वर खान साहब बुजुर्ग हैं, उन्हें प्रणाम, और आए थे लेकिन चले गए, लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग तो सुनेंगे ही। ये रिकॉर्डिंग आपको पता है प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी मेरा कुछ रिकॉर्डिंग जा चुका है, जिसके वजह से हमको मतलब दिल्ली से फोन आया था कि बिहार का बीजेपी कार्यालय आप संभालो, लेकिन हम पॉलिटिकल लाइन में कभी रहे नहीं है, अभी हमने उसमें रुचि नहीं दिखाई। और अमेरिका से एक आती हैं टोडमल मैम, उन्होंने कहा कि मैं जय कुमार फॉरेन मिनिस्टर को भी अपना ये रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। आज वो नहीं आई हैं, आज खाली वो साकेत बासु कनाडा से आए थे। तो हम लोगों की ये मतलब एक एक जो आदमी बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं अमिताभ बोल रहा हूँ, तो उन लोगों की आवाज ऊंचे लेवल तक जाएगी और उनकी रिकॉग्निशन होगी और उनकी पहचान होगी, उनके विद्वता की मान होगी और उन्हें उनका अच्छा स्थान मिलेगा हमारे वेबिनार अमिताभ के थ्रू। और ये आप पक्का मान लीजिए,
जैसे ये हम सपना देखते थे कि ऐसा ग्रुप बनाएंगे, ये आज इतना सफल हो गया है। और ये भी आप लोग मत भूलिए कि ये सच्चाई है कि एक दिन हमारे सारे विद्वानों को अच्छा स्थान मिलेगा, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। इसी शब्द के साथ आप सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और हम लोग फिर कल एक नए जोश से मिलेंगे कि हम लोग आपस में हेल्दी रिलेशनशिप कैसे रखें, जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। हम आपस में लड़ते हैं और बाहरी लोग उसका फायदा उठाते हैं, हमें मार डालते हैं, हमको कुछ नहीं। और हमको लगता है, और हम अपने में रिलेशनशिप सुधार ही नहीं पाते हैं। अब क्या हम कभी किसी का बुरा नहीं करते, और जिसका सबसे ज्यादा भला करते वो मेरा सबसे ज्यादा बुरा करता है, जिसका सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं वो हमारा सबसे ज्यादा बुरा करता है। तो कैसे हम अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रखें, इस पर कल चर्चा करेंगे। हम श्रीवास्तव साहब से भी कहेंगे कि आप भी आओगे। इस तरह से आपने मोटी मानुष चून का व्याख्या किया, आपके अंदर में विद्वता एकदम भरा हुआ है, और उस तरह से हम लोग आपके ज्ञान का आनंद लेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे। गीता मैम कल आप भी आइएगा, और कल का हम लोग वेबिनार सफल बनाएंगे। विद्यानाथ जी आप भी आइएगा, अभय कृष्णन जी आइएगा, सबको ही हम लोग मिलेंगे कल फिर 7 बजे एक नए जोश के साथ, तो नए ज्ञान। ये हमारा तो भविष्य ही बताएगा कि आज का रिकॉर्डिंग कितने लोग देखेंगे, और सबकी रिकॉर्डिंग 1 घंटे में ही हमारे विनय शुक्ला जी भेज देंगे। विनय शुक्ला जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और हम लोग कल फिर